Welcome to Study Icon. So today we will discuss new pattern of jumble sentences. The name of new pattern of jumble sentences is odd one out. Okay. These type of questions was asked in last year exam of SBI and IBPS exam, especially in PO. And this is really important lecture for you. And please, if you missed the lecture one of para jumble, please go through that because I discuss important rules and tips and tricks to how you should attempt para jumble sentences and how you should make para jumble sequence. Okay. So let's तो इस न्यू पैटर्न में 5 स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसमें से एक स्टेटमेंट होता है जो उन चारों के साथ फिट नहीं बैठता। ठीक है, तो हमें उसको ऑड वन आउट करना होता है, मतलब जो भी उन चार से ऑड लगता है आपको, जो उन चारों के साथ फिट नहीं हो पाता है, आपको उसको एलिमिनेट करना होता है। इसलिए इसका नाम है ऑड वन आउट जंबल सेंटेंसेस। ठीक है, जंबल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो डिसऑर्डर में दिया होता है, इसी को बोलते हैं जंबल सेंटेंसेस। तो जैसे यहाँ पे जंबल सेंटेंसेस है, मतलब यहाँ पे कोई भी एक फिक्स ऑर्डर में नहीं दिया है, इसलिए इनका नाम क्या है? जंबल सेंटेंसेस। और ऑड वन आउट मतलब हमें एक एलिमेंट को या फिर एक सेंटेंस को हमें यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जितने पांचों सेंटेंसेस होते हैं ये एक आर्टिकल के अंदर के ही होते हैं। जैसे यहाँ पे किसी एक टॉपिक के बारे में बात हो रही है, यहाँ बात अगर अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसमें पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि कोई क्लास है जिसमें 50 बॉयज और 30 गर्ल्स है। सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि उसमें जो एक लड़का है वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वेरी गुड स्टूडेंट। थर्ड स्टेटमेंट लिखा है कि वो जो लड़का है उसकी क्लास में फर्स्ट रैंक आती है। फोर्थ स्टेटमेंट लिखा है कि वो जो लड़का है वो हर टीचर का फेवरेट स्टूडेंट है। फिफ्थ स्टेटमेंट लिखा है कि वो लड़का अपना टाइम से ही होमवर्क कंप्लीट करता है। तो अगर मैं बात करूं कि पांचों सेंटेंसेस की, तो यहाँ पे बात एक स्कूल की या फिर एक क्लास की आ रही है, जहाँ पे एक लड़के के बारे में हमने चारों सेंटेंसेस बोले कि वो ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। ओके, वो हर टीचर का फेवरेट स्टूडेंट है। तो अगर एक को इसमें से ऑफ करेंगे तो कौन सा करेंगे? ऑफ कोर्स हम पहला ही वाला करेंगे, जहां हमें पहले बताया कि कोई क्लास है इसमें 50 बॉयज और 30 गर्ल्स है, क्योंकि चारों सेंटेंस एक ही आइडिया पे वर्क कर रहे हैं। अगर हम कोई टाइटल लिख रहे हैं तो अगर हम उसमें हमने जरूर एक्सप्लेन करा होगा कि उस क्लास में कितने बॉयज और कितने गर्ल्स है, बट अगर हम चार सेंटेंसेस का अगर हमें पैसेज बनाना है तो कौन सा ऑफ जाएगा? फर्स्ट वाला ऑफ जाएगा। ठीक है, तो इसी बेस पे हम ये सारे सेंटेंसेस करते हैं। तो लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम हुए एसबीआई आईबीपीएस के, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को देखा गया, जहाँ पे एक आर्टिकल के अंडर के ही सारे क्वेश्चंस रखे जाते हैं और उसमें से पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से ऑड हो रहा है। ओके, सबसे पहले सेट वन करते हैं, तो उससे हम समझेंगे कि हमें इसको में कैसे प्रोसीड करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, पाकिस्तान द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कॉटन कंज्यूमर यूजुअली स्टार्ट्स इंपोर्टिंग फ्रॉम सितंबर। पाकिस्तान जो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉटन कंज्यूम करने वाला है, वो अपनी जो इंपोर्टिंग है वो सितंबर से स्टार्ट करता है। ठीक है, बट इंडियन एक्सपोर्टर्स सेड द नंबर ऑफ इंक्वायरीज हैड स्लोड टू अ ट्रिकल। ट्रिकल हम लिक्विड के यूज करते हैं कि जब लिक्विड बहुत ही स्लो स्पीड में फ्लो होता है, तो वहां पे हम ट्रिकल वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये है कि लेकिन इंडियन जो एक्सपोर्टर्स है उन्होंने कहा कि बहुत सारी पूछताछ ने पिछले 2 हफ्तों में इस जो प्रोसेस को बहुत स्लो कर दिया है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है, बट सम इंडियन ऑफिशियल्स सेड लास्ट वीक दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट वाज कंसीडरिंग whether it should choke trade with Pakistan to put pressure on its neighbor। मतलब लेकिन कुछ जो भारतीय अधिकारी उन्होंने पिछले हफ्ते कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो ये सोच रही थी कि क्या पाकिस्तान के साथ जो बिजनेस है, जो ट्रेड है, उसको बंद कर देना चाहिए, उसको स्टॉप कर देना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए, जिससे कि नेबर पे प्रेशर आए। ठीक है, नेबर पे प्रेशर डाला जा सके। इवन दो मतलब भले ही, ठीक है, इवन दो का मतलब क्या होता है? भले ही। तो इवन दो द ट्रेड बैलेंस इज इंडियाज फेवर, भले ही जो ट्रेड बैलेंस है वो इंडिया के फेवर में है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है, इन द क्लियरेस्ट साइन येट ऑफ सोरिंग रिलेशंस अफेक्टिंग कॉमर्स, पाकिस्तान बेस्ड इंपोर्टर्स आल्सो सेड दे वर नॉट बाइंग। मतलब स्पष्ट संकेतों में जो कड़वे रिश्ते हैं उन्होंने बिजनेस को बहुत अफेक्ट करा है। पाकिस्तान बेस्ड इंपोर्टर्स ने भी ये कहा कि दे वर नॉट बाइंग, कि वो खरीद नहीं कर रहे थे। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट, the nuclear-armed rivals have seen tensions ratchet up in the past few months over the disputed territory of Kashmir। Ratchet up होता है जब किसी पर्टिकुलर पीरियड में कोई चीज बढ़ती है तो उसको बोलते हैं ratchet up, जब कोई चीज डिक्रीज होती है, घटती है, तो उसको बोलते हैं ratchet down। ओके, न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल्स लिखा है, मतलब इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है। तो पिछले कुछ महीनों में कश्मीर के विवादित क्षेत्र में इंडिया पाकिस्तान के बीच बढ़ती टेंशन को देखा गया। And cotton traders in both countries said they were watching developments along the de facto border with alarm। और दोनों कंट्री में जो कॉटन ट्रेडर्स है उन्होंने कहा कि वो
वास्तविक सीमा पे होने वाले घटनाक्रम पर डर डर के साथ या फिर कहें खतरे के साथ नजर रखे हुए थे। ठीक है। लास्ट सेंटेंस लिखा है राइजिंग हॉस्टिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड हॉस्टिलिटीज मतलब क्या होता है, दुश्मनी। ठीक है। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ब्रॉट देयर $822 मिलियन और ईयर ट्रेड इन कॉटन टू अ ब्रेकिंग हॉल्ट। मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दुश्मनी ने $822 मिलियन की जो सालाना बिजनेस है कॉटन में, उसको खत्म करने के कगार पे ले आया है। बढ़ती दुश्मनी जो है वो खत्म करने के कगार पे ले आई है। तो अगर पांचों सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे एक आइडिया क्या मिलता है। अगर आपने पांचों सेंटेंसेस कहीं एक कोई सेंटेंस मिस हो गया हो तो पहले वीडियो को पॉज करके आप पहले वापस जाइए, उस पांचों सेंटेंस को सही से सुनिए। ठीक है। तो पांचों सेंटेंसेस से हमें एक आइडिया यहाँ पे ये मिलता है कि बात किस चीज की हो रही है। बात हो रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी लड़ाई हो रही है उससे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर पे क्या इफेक्ट पड़ा है, उससे एक्सपोर्टर इंपोर्टर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई से क्या फर्क पड़ रहा है, हम पूरे इस 5 सेंटेंसेस में इसी पे ही बात कर रहे हैं। और हमें ये पांचों सेंटेंस में समझ में आ गए, ये हमारी थीम है। ये आपको एक चीज का याद रखना है कि इंग्लिश ग्रामर का कोई भी रूल इंग्लिश लैंग्वेज के किसी भी टॉपिक पे अप्लाई नहीं करना है। कोई भी आपसे कहे कि कनेक्टर्स आ रहे हैं, वर्ब आ रही है, ये आ रहा है, इसमें ये रूल लगेगा, प्लीज मत अप्लाई करो। इंग्लिश लैंग्वेज केवल अंडरस्टैंडिंग की है। अगर आपकी एक बार अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने लगी तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तब आप देखना आपके इंग्लिश में मार्क्स कैसे आते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज पूरी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करेंगे, जो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें इंक्रीज करूँ, ठीक है, तो वो आप मेरे साथ चलिए, जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ प्लीज वैसा फॉलो करिए। ठीक है। चाहे वो पैराजम्बल हो, अगर आपने मेरा पहला पैराजम्बल का लेक्चर मिस करा है तो ये ऊपर आइकन आ रहा है, आप इस पे जाओ और इसको देखो एक बार। ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब इसके आगे जो मैं रूल्स बताने जा रहा हूँ, इसके आगे जो भी मैं बताऊंगा वो उससे रिलेट करता है, इसलिए मैंने पहला लेक्चर डाला था 3 दिन पहले। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो इसमें लिखा हुआ है, हमने बताया कि किस आइडिया के बारे में बात हो रही है, कि जो भी इंडिया पाकिस्तान के बीच जो भी लड़ाई हुई है उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ा है, उससे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ा है। तो हमें पांचों सेंटेंस में एक एक करके देखेंगे कि किसमें ये आइडिया फॉलो नहीं कर रहा कि जो भी लड़ाई हुई है उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है। चलो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। पहले में हमने क्या पढ़ा था कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कॉटन कंज्यूमर है और वो सितंबर से स्टार्ट करता है, लेकिन जो इंडियन एक्सपोर्टर्स है उन्होंने कहा कि बहुत सारी पूछताछ ने इस प्रोसेस को पिछले 2 हफ्तों से स्लो कर दिया है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट था, यानी इसमें क्या है, इसमें हमारा ये आइडिया तो फॉलो कर रहा है क्योंकि जो हम कह रहे हैं कि ये हमें एक आइडिया दे रहा है, ये किसी सेंटेंस को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है बट सम इंडियन ऑफिशियल सेड लास्ट वीक दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज गोइंग। मतलब लेकिन कुछ जो इंडियन ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो ये सोच रही थी कि क्या उसे पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड है, बिजनेस है, उसको स्टॉप कर देना चाहिए, जिससे कि पड़ोसी पे या फिर नेबर पे क्या पड़े, फर्क पड़े, प्रेशर पड़े। भले ही ये इंडिया के फेवर में था। क्या ये कुछ ऑफ नहीं लग रहा आपको कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन कुछ जो भारतीय अधिकारी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सोच रहे थे। पहली बात तो ये एक तरफा है, यहाँ पे हम बात दोनों तरफ की कर रहे थे हर सेंटेंस में कि इंडिया पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है, इससे ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन ये पूरा ही ऑफ जा रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये सोच रहे थे कि क्या पाकिस्तान के साथ बिजनेस बंद कर देना चाहिए। ठीक है। अभी हम सर्टेनली नहीं कह सकते कोई चीज, तो हम इसको होल्ड पे रख देते हैं। ओके। थर्ड पढ़ते हैं। इन द क्लियरेस्ट साइन येट ऑफ सोरिंग रिलेशन अफेक्टिंग कॉमर्स, मतलब स्पष्ट शब्दों में जो ये कड़वे रिलेशन है वो कॉमर्स को इफेक्ट करते हैं, बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। ये सही बात है। पाकिस्तान बेस्ड, देखो अगर हम पांचों सेंटेंसेस जो हमने पढ़े तो उसका एक सार हमें यहाँ पे एक मिलता है, एक समअप मिलता है कि ये बोला है कि स्पष्ट संकेतों में जो कड़वे रिश्ते हैं वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। पाकिस्तान बेस्ड इंपोर्टर्स ने भी ये कहा कि अब वो खरीद नहीं कर रहे थे। ठीक है। चलो, तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है। अभी हम इसको पूरा जंबल करेंगे, बट ये हमें लग रहा है कि हाँ ये सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि बोल रहा है कि स्पष्ट संकेतों में ये पूरा समअप कर रहा है। ठीक है। फोर्थ पढ़ते हैं। लिखा है द न्यूक्लियर आर्म राइवल्स हैव सीन टेंशंस रैचेट अप इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। जो इंडिया पाकिस्तान है वो उनके बीच पिछले कुछ महीनों में टेंशन बढ़ते तनाव जो हुए थे। ओके। एंड कॉटन ट्रेडर्स ने भी कहा कि वो जो बॉर्डर जो वास्तविक सीमा पे जो होने वाली घटना थी उस पर नजर रखे हुए थे। ठीक है। कॉटन ट्रेडर्स ने कहा कि वो उससे होने वाले खतरे को देख रहे थे। ठीक है। तो ये भी हमारा मैच कर रहा है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि कॉटन ट्रेडर्स कह रहे हैं कि कॉटन ट्रेडर्स भी खतरे के साथ देख रहे थे, भय के साथ देख रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए। ठीक है, बात दोनों तरफ की हो रही है यहाँ पे भी। फिफ्थ है राइजिंग हॉस्टिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब जो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो बढ़ती दुश्मनी है, उसने $822 मिलियन का जो ईयर ट्रेड यानी सालाना बिजनेस है, उसको खत्म होने की कगार पे ले आया है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जहां पे ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यदि पांचों सेंटेंस हम पढ़ते तो हमें एक ही सेंटेंस यहाँ पे दिखता है जो ऑफ हो रहा है, वो है बी। ठीक है, वो है बी, क्योंकि बी में बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है वो ऐसा सोच रही थी कि क्या ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो ये तो हो गया, ये तो हमें सेंटेंस मिल गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। अब चलो हम एक एक करके देख लेते हैं, अगर जंबल सेंटेंस हमें करना हो तो हम किसको किस वे में अरेंज करेंगे। ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है जहां पे हम बोलते हैं राइजिंग हॉस्टिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ब्रॉट देयर $822 मिलियन एट ईयर ट्रेड इन क्वार्टर, मतलब यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है। आपको मैंने बताया था कि सबसे पहला सेंटेंस आपको तीन चीजें पढ़नी है, वो मैंने क्या क्या बताई थी आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं उसको, कि आपको देखना है सबसे पहले टॉपिक। ठीक है, टॉपिक क्या है, अगर आपको कभी भी पैराजंबल सीक्वेंस ऑर्डर में लिखना है टॉपिक, उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, कि उस टॉपिक को एक्सप्लेन कौन कर रहा है। एक्सप्लेनेशन में क्या क्या आता था, एक्सप्लेनेशन में सबसे पहला सेंटेंस आता था जस्टिफाई, जो उस पहले वाले जो इस टॉपिक को जस्टिफाई कर रहा हूँ, जो इस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद क्या आते थे, एक्सप्लेनेशन आते थे। ठीक है, इसके बाद क्या आते थे, एक्सप्लेनेशन। एंड लास्ट, बस लास्ट में क्या था, टॉपिक, एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में हम क्या बोलते थे, कंक्लूजन। ओके, लास्ट में हम बोलते थे कंक्लूजन, जहां पे हम निकालते थे कि हाँ ये कंक्लूजन है। ठीक है, तो अब पहली बात तो हमें यहाँ पे टॉपिक देखना है, तो टॉपिक क्या है कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो बढ़ती दुश्मनी है, उसने $822 मिलियन का जो सालाना बिजनेस है, उसको ब्रेकिंग पे, उसको खत्म होने की कगार पे ले आया। ठीक है, तो हमारे पहला सेंटेंस मिल गया क्या, ई। अब इस सेंटेंस को जस्टिफाई कौन कर रहा है वो हमें देखना है। ठीक है, तो चलो पहले से देखते हैं। तो पहला लिखा है पाकिस्तान जो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कॉटन कंज्यूमर है, ये अपना जो इंपोर्टिंग है वो सितंबर से स्टार्ट करता है, लेकिन इंडियन एक्सपोर्टर्स सेड, लेकिन जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने कहा कि बहुत सारी इंक्वायरी ने इसको पिछले 2 महीनों में क्या कर दिया, स्लो कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस अभी क्या इसके बाद जस्टिफाई इसको कर रहा है, हमें नहीं पता, हम इसको होल्ड पे रख देते हैं। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड तो हमारा एलिमिनेट ही हो गया। थर्ड पढ़ते हैं, इन द क्लियरेस्ट साइन येट ऑफ सोरिंग रिलेशंस, मतलब स्पष्ट संकेतों में, स्पष्ट संकेतों में, अभी तो हमारी बात ही शुरू नहीं हुई। ठीक है, अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, अपना टॉपिक ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये भी हमारा सी को भी हम हटा देते हैं। डी, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अंडरस्टैंडिंग से आप कितनी जल्दी जल्दी सब चीजें करने लगेंगे। चलिए मेरे साथ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करिए, कुछ इसके आगे ना कुछ इसके पीछे कुछ ना सोचिए। ठीक है, फोर्थ है द न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल्स हैव सीन टेंशंस, मतलब जो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो बढ़ती टेंशंस है पिछले विवादित क्षेत्र में, पिछले कुछ महीनों में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच बढ़ती टेंशन को देखा गया। ठीक है, एंड कॉटन ट्रेडर्स इन बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के जो कॉटन ट्रेडर्स है उन्होंने कहा कि वो खतरे के साथ, वो भय के साथ वास्तविक सीमा पे होने वाले घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे। ठीक है, यहाँ पे पहली बार कॉटन ट्रेडर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पे इसको जस्टिफाई कौन कर रहा था कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो टेंशन बढ़ रही है उसको जस्टिफाई, इस सेंटेंस को जस्टिफाई कौन कर रहा है, डी कर रहा है। जहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि इंडिया, पहले तो इसने क्या बताया कि इंडिया पाकिस्तान के बीच दुश्मनी बढ़ रही है, इसके बाद डी में क्या बताया गया कि जो न्यूक्लियर आर्म राइवल्स है उनके बीच जो टेंशन बढ़ती हुई देखी गई। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, डी। ठीक है, तो इसको जस्टिफाई किसने करा, डी ने। अब हम देखेंगे कि डी को एक्सप्लेन कौन करेगा, तो सबसे पहले हम फिर ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए में लिखा है कि पाकिस्तान द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कॉटन कंज्यूमर, पाकिस्तान जो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉटन कंज्यूमर है वो सितंबर से इंपोर्टिंग स्टार्ट करता है, लेकिन इंडियन एक्सपोर्टर ने कहा कि बहुत सारी पूछताछ ने पिछले 2 हफ्तों में इसको बहुत ही स्लो कर दिया है। ठीक है, इसका जो रफ्तार है बहुत ही स्लो हो गई है। ठीक है, तो अब देखो डी में हमने कहां पे छोड़ा था, डी में हमने कहा था कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो टेंशन्स बढ़ी है, ओके, एंड जो कॉटन ट्रेडर्स हैं दोनों कंट्रीज में, वो डर के साथ देख रहे थे जो पूरे घटनाक्रम को। तो डर के साथ क्यों देख रहे थे, ठीक है, बात तो यही आती है ना, डर के साथ क्यों देख रहे थे। तो इस सेंटेंस को एक्सप्लेन कौन कर रहा है, हमारा ए कर रहा है, कि जो पाकिस्तान है वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कॉटन कंज्यूमर है और इंडियन एक्सपोर्टर है, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है और पाकिस्तान इंपोर्ट कर रही है। इससे क्लियरली इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, ए कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, तो ए को हम लिख देते हैं। अब हमारे पास एक ही बचता है, वो बचता है सी। सी को ही पढ़ लेते हैं।
सी लिखा इन द क्लियरेस्ट साइन, मतलब स्पष्ट संकेतों में जो कड़वे रिश्ते हैं, जो सोरिंग रिलेशंस हैं, कड़वे रिश्ते हैं, वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। पाकिस्तान बेस्ड इंपोर्टर्स ने भी ये कहा कि वो अब खरीद नहीं रहे थे। तो ये क्लियरली बोल भी रहा है, ये पूरा समअप है, पूरे पैराग्राफ का एक समअप है कि जो कड़वे रिश्ते होते हैं वो बिजनेस को कैसे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि बी हमने तुरंत ही रिमूव कर दिया, इसकी नीड नहीं थी, इस पैराजमल को करने की नीड नहीं थी, लेकिन क्योंकि मुझे अपना पहला लेक्चर को जस्टिफाई मुझे भी करना था, तो ये मुझे मैंने आपको बताया कि कैसे आपको करना चाहिए। ठीक है, वहां पे बस आपको क्या करना है, आपको पहले से पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस, फाइव सेंटेंस, आपको इसको पढ़ते समय बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कैसे क्या आइडिया निकल रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे सेट टू। अब शायद आप जल्दी से आप खुद करेंगे। ठीक है, इसको चलिए स्टार्ट। सेट टू में भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने सेट वन में करा। आपको पांचों सेंटेंस एक एक करके जल्दी जल्दी पढ़ना है, उसको समझना है, और उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो चारों सेंटेंसेस से फॉलो नहीं कर रहा, जो चारों सेंटेंसेस के आइडिया पे फॉलो नहीं कर रहा। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, लिखा है द नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन हैंड वीविंग। हैंड वीविंग मतलब हाथ की बुनाई करने वाले जो होते हैं उनके लिए। एंड एलीड एक्टिविटीज इन इंडिया इज 43 लाख। ओके, मतलब जो हैंड वीविंग और एलीड एक्टिविटीज में जो पीपल एंगेज हैं वो टोटल 43 लाख है। सेकंड Second statement is the initiative will focus on identified weavers clusters such as Varanasi, Shivasagar, Murshidabad, Tiruchi, Prakasham and Guntur। मतलब वाराणसी, शिवासागर जैसे क्लस्टर्स में से जो वीवर्स हैं, जो बुनाई करने वाले, उनको आइडेंटिफाई करने पे फोकस करेगा। जो इनिशिएटिव जो लिया होगा, अभी हमें पता नहीं है, अभी तो हम सिर्फ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, मतलब कोई इनिशिएटिव की बात हो रही है ना। अब हमें धीरे धीरे आइडिया लग रहा है कि कोई इनिशिएटिव की बात हो रही है। थर्ड हम पढ़ते हैं, वीवर्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी एंड अदर पीपल कैन सून एसेस स्पेशली डिजाइन डिस्टेंस एजुकेशन टू होन। होन मतलब क्या होता है, आशियाना देना, किसी को कोई सहारा देना बोल सकते हैं। टू होन देयर ट्रेडिशनल स्किल्स एंड टर्न एंटरप्रेन्योर्स। ओके, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी और कुछ अदर प्लेसेस से जो भी वीवर्स हैं, जो बुनाई करने वाले हैं, उन तक जो स्पेशली डिजाइन डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम है वो पहुंचेगा। और टू होन देयर ट्रेडिशनल स्किल्स, ताकि उनके जो ट्रेडिशनल स्किल्स है उनको एक सहारा दिया जा सके और उनको एक इंटरप्रेन्योर में तब्दील करा जा सके। ओके, नेक्स्ट है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैव टाइड अप टू प्रोवाइड एजुकेशन टू वीवर्स एंड देयर चिल्ड्रन थ्रू अ स्पेशल डिजाइन करिकुलम। मतलब एनआईओएस जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंडर में आता है, एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और जो टेक्सटाइल की यूनियन मिनिस्ट्री है, उन्होंने आपस में टाइड अप करा है, किस लिए, जिससे कि वो बुनाई करने वाले और उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। ओके, थ्रू अ स्पेशली डिजाइन करिकुलम, मतलब एक स्पेशली डिजाइन जो प्रोग्राम है उसके थ्रू वो वीवर्स यानी बुनाई करने वाले उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। फिफ्थ देखा है, वी वांट देम टू अंडरस्टैंड द मार्केट। हम चाहते हैं कि वो लोग मार्केट डिजाइन और ई कॉमर्स को एक अच्छे वे से समझे। मोर ओवर, इसके साथ हम ये भी चाहते हैं जो ट्रेडिशनल वीवर्स हैं, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से आते हैं, टू अंडरस्टैंड वन अनदर्स स्टाइल्स बेटर, जिससे कि वो एक दूसरे के स्टाइल को अच्छे से समझे। दे विल गेट सर्टिफिकेट्स, वो सर्टिफिकेट्स भी उनको मिलेगा वंस दे कंप्लीट द कोर्स, जैसे ही कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। सेट अ वेल प्लेस सोर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो इन पांचों सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद हमें क्या आइडिया मिल रहा है, तो हमें एक आइडिया ये मिल रहा है कि कोई एजुकेशन है, कोई प्रोग्राम है जो लॉन्च करा जा रहा है, जिससे कि जो वीवर्स हैं, जो इंडियन वीवर्स हैं, उनको एक सहारा मिल सके और उनको एक इंटरप्रेन्योर में तब्दील करा जा सके। मतलब कोई प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है, कोई एक इनिशिएटिव लिया गया है, यही हमें समझ में आ रहा है अभी तक। तो अब हम वो सेंटेंस देखेंगे जो हमें इन चारों सेंटेंसेस में से एक से अलग होगा। ठीक है, पहला सेंटेंस देखा, जो इनिशिएटिव, जो नंबर ऑफ द पीपल है वो हैंड वीविंग और एलिड एक्टिविटीज में जो है वो 43 लाख है। मतलब ऐसा नहीं कहा गया कि इस इनिशिएटिव या के थ्रू 43 लाख हुए, 43 लाख हुए। मतलब ये कह रहा है कि एंगेज्ड है, मतलब हैंड वीविंग एलिड एक्टिविटीज में 43 लाख हैं। ठीक है, तो ये मुझे अभी से पहले ही ऑफ लग रहा है, लेकिन मैं इसको होल्ड पे रखता हूँ क्योंकि अभी हमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, सेकंड लिखा है इनिशिएटिव, जैसे जैसे आप और सेट लगाते जाएंगे ना, ये आप तुरंत इसको हटा देंगे। अब मुझे तो अभी अभी लग गया पता कि ए जो है ऑफ हो रहा है, लेकिन अभी आपके थ्रू मैं चल रहा हूँ तो मैं इसको होल्ड पे रख देता हूँ। ठीक है, तो सेकंड है कि जो इनिशिएटिव है वो वाराणसी, शिव सागर, मुर्शिदाबाद जैसे जो क्लस्टर्स से आते हैं, उनमें जो वीवर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने पे फोकस करेगा। तो ये एक तरह से कंक्लूजन तक लेके जा रहा है हमें कि कोई हमने इस कोई इनिशिएटिव लिया गया, कोई प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो इसका क्या फोकस होगा। तो ये भी हमारा सही है। ठीक है,
थर्ड लिखा है वीवर्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी और अदर प्लेसेस में वहां की जो वीवर्स है वहां तक स्पेशल डिजाइन डिस्टेंस एजुकेशन जो होगा पहुंचेगा, जिससे कि उनके ट्रेडिशनल स्किल्स को निखारा जाए और उनको इंटरप्रेन्योर में तब्दील करा जा सके। तो ये भी सही सेंटेंस है, ये भी हमारे आइडिया से मैच कर रहा है। फोर्थ लिखा है जो एनआईओएस है ये ठीक है, फोर्थ में क्या लिखा है कि किस मिनिस्ट्री ने टाइड अप करके इसको बनाया है, तो ये भी हमारा सही सेंटेंस है, इसको भी हम सही बोल देते हैं। फिफ्थ लिखा है वी वांट देम टू अंडरस्टैंड द मार्केट डिजाइन, ये फिफ्थ भी सही है, हमें दिख रहा है। उसका रीजन क्या है कि इसमें बता रहा है, इसमें रीजन बता रहा है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं, हमें क्यों प्रोग्राम लॉन्च करा है। ठीक है, तो ये भी हमारा सेंटेंस जो है वो सही दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ऑफ कौन सा गया, हमारा एक ही होल्ड पे रहा पूरे सेंटेंस से, वो रहा ए, जहाँ पे बता रहा है कि जो हैंड वीविंग और एडिट एक्टिविटीज में जो पीपल एंगेज है वो 43 लाख है। तो ये पूरा सेंटेंस में हम किस आइडिया पे बात कर रहे थे कि क्या कौन सी स्कीम लॉन्च हो रही है और उससे क्या होना है। ठीक है, ये इसमें अलग से चीज बताई गई कि ये पहले से, मतलब पहले से मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था ना, ये सेम वैसा ही है जब मैंने आपको बताया था कि कोई क्लास है, वहां पे 50 बॉयज और 30 गर्ल्स हैं। ठीक है, ये सेम उसी बेस पे कॉन्सेप्ट पे था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए, यानी ए को आप क्या करेंगे, ऑड वन आउट करेंगे। ओके, अब अगर अरेंज करने की बात आती है तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि टॉपिक, टॉपिक कहाँ से निकलता है, अगर हम बात करते हैं हमारे पास बचता है बी सी डी ई। अब जल्दी से अरेंज करते हैं। ठीक है, देखो डी में हमें बताया गया कि जो मिनिस्ट्री है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा, तो इसको हटा दो, ये तो पहला हमारा टॉपिक है ही नहीं, तो डायरेक्ट ही बात पे आ गया। ई में बताया गया कि वी वांट देम टू अंडरस्टैंड, अभी टॉपिक तो अभी आया ही नहीं और इस पहले ही अंडरस्टैंड करवा रहे हैं हमें, तो इसको हम छोड़ देते हैं। बी लिखा है इनिशिएटिव किस पे फोकस करेगा, अभी इनिशिएटिव लिया ही नहीं गया तो फोकस कैसे कर लेगा। ठीक है, तो बचता हमारे पास क्या है सी, यानी सी हमारा क्या हो गया, टॉपिक। ठीक है, सी को हम लिख देते हैं टॉपिक। अब इसको जस्टिफाई कौन करेगा, अब हमारे पास बचता है बी, डी और ई। ठीक है, सी तो हमारा हो गया। अब बी में लिखा था कि जो इनिशिएटिव है वो किस चीज पे फोकस करेगा। ठीक है, चलो इसको होल्ड पे रख देते हैं। फिर हमारा डी लिखा है कि जो एनआईयूएस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी और जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री उन्होंने टाइड अप करा किसके लिए, जो बुनाई करने वाले हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इलेबोरेट कर रहा है, सी के आगे कहीं ना कहीं इलेबोरेट कर रहा है कि जो हमने स्पेशल डिजाइन जो एजुकेशन प्रोग्राम है वो जो हमने जो जहां पे इंट्रोड्यूस करा था उसको फर्दर इलेबोरेट कौन सा कर रहा है, डी कर रहा है, कि जहां पे बता रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री है उन्होंने टाइड अप करा है जिससे कि वो व्यूअर्स तक एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। ओके, तो डी हमारा, इसके बाद क्या होगा, सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि अब हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, तो बचता है बी और ई। तो ई में लिखा है वी वांट देम टू अंडरस्टैंड द मार्केट डिजाइन एंड ई कॉमर्स इन अ बेटर वे, मतलब अब जो हमने जो ये एनआईओएस जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने जो करा था और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने जो अपना एमओयू साइन किया था, जो टाइड अप करा था, उसके बाद ये बता रहा है कि हम ये चाहते हैं, वो बता रहा है कि हम ये करवाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, ई। ओके, और इसके बाद बी, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि बी क्या है, हमारा लास्ट कंक्लूजन पॉइंट है, जहां पे हम कहते हैं कि इनिशिएटिव किस चीज पे फोकस करेगा, यानी हम एक सम अप कर रहे हैं पूरे उसका। तो इस तरह से हम ये करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा ए। ठीक है, ये जो मैंने पैराजोमल का सीक्वेंस बताया है ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, इस पे नहीं आता, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन सिर्फ इसी पे आएगा कि ऑड वन आउट करना है, मीन्स आप जहां पे हमने खत्म करा था सेंटेंस कि ए हमारा नहीं होगा, बस वहीं तक ही आपको करना होता है, आपको सीधे ए पे टिक करना है। ठीक है, ये पैराजोमल हमने इसलिए बताया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप दिस लेक्चर विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इफ यू लाइक आवर एफर्ट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट आल्सो, बिकॉज इट विल ऑलवेज आर प्रिविलेज टू रिसीव द मैसेज फ्रॉम योर साइड। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, उसका रीजन ये है कि कोई भी एक वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नियर है। ओके,